चलो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 3 रोड है और ये 200 डिग्री सेल्सियस, ये 18 डिग्री सेल्सियस, इसकी कंडक्टिविटी K है, दूसरे की 2K है और इसकी 3K है, नहीं 1.5K कंडक्टिविटी दे रखी है और लेंथ कितनी है L, और इनके एरिया भी आपको देख के पता लग रहे होंगे कि एरिया भी A है। आपको यहाँ पे T1 और T2, चलो इसमें θ1 दे रखा है, ये निकालना है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे अंकित। अब आप क्या मान लोगे, इन्हें 3 रेजिस्टेंस मान लोगे, बोलो। यहां पे 200, यहां पे 18 ऐसे हैं, R1 R2 R3, TH1 TH2 TH3। क्लियर है क्या बात भाई? बोर्ड पे देखो, सबसे पहले तो मैं इसका काम खत्म करता हूं RTH का। देखो RTH1 KA, RTH2 L upon 2KA, RTH3 L upon 1.5KA। मैं इसे थोड़ी देर के लिए R0, इसे R0/2 और इसे R0 बाई 1.5, यानी कि ऐसे लिख लेंगे ना 1.5, तो ये आ जाएगा 2R0/3। ये बताओ मेरे को, मैंने इसे थोड़ी देर के लिए L/K को R0 मान लिया, इसे तो R0/2 या 2R, ये मेरे को बताओ ये बात समझ में आती है नहीं? ठीक है। अब इसमें ये बताओ, जो इसमें हीट करंट होगी सीरीज में है, तो हीट करंट क्या होगी, सब में सेम ही होगी। कितनी होगी हीट करंट? ये बताओ अंकित, आर इक्विवेलेंट आया समझ में? यस सर, आ गया। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, इसे A और B, A और B के बीच में एक, ये है 200 और ये है 18 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो R इक्विवेलेंट आया सीरीज में ये 13R0/6 आया। तो मैं इसमें से हीट करंट, जो कि इसमें भी सेम होगी, निकाल सकता हूं। तो हीट करंट कितनी निकालूंगा, देखो इसे 2R0/3 यहां लिख देना बोर्ड पे। देखो जो I हीट करंट होगी वो कितनी होगी, 200 माइनस 18 बटे 13R0/6, ये कितना हो जाएगा 182 अपॉन 13R0 इंटू 6। अब देखो इसे कट जाएगा, 13 एकम 13 और 13 चौका 52, यह जाएगा 14 इंटू 6 अपॉन R0, और 14 पंजे 70 और 14 चिंग 84 अपॉन R0, ये आ गए IH। ये बताओ आपको, यहां तक कॉपी करो आप। जबरदस्त सवाल है, मतलब सही सवाल है नीट के हिसाब से। सर एक बार और बता दीजिए। कॉपी करो, पहले कॉपी करो बेटा।
देखो, हाँ, अब हमें यहाँ पे T1 निकालना है और IH पता है, तो क्या T1 निकाल सकता है अंकित? IH पता है, इधर पता है, और इधर टेम्परेचर निकालना है T1। बताना कैसे निकालोगे, बोलो भाई, निकाल के दिखाओ। 200 माइनस थीटा। हाँ, IH इज इक्वल टू 200 माइनस T1 अपॉन RTH1, और RTH1 कितना है? R0। निकाल के दिखाओ T1। डिग्री सेल्सियस। हाँ, कितना? आंसर चेक करो, T1 कितना है देखो। मैं यहां साफ कर देता हूं इसे। अब देखो कैसे, IH इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिवाइडेड रूल लगा देंगे, वो सॉरी, इन दोनों के बीच लगा देंगे 200 माइनस T1 अपॉन R0। कितना है ये? R0। और IH की वैल्यू तो सबके लिए बराबर होगी। यह 84 अपॉन R0, R0 से R0 कट गया, तो 84 इज इक्वल टू 200 माइनस T1, और T1 बराबर 200 माइनस 84। क्या आंसर आ रहा है मिस्टर? सर 116 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, बोलो जल्दी बोल, आंसर आ रहा है ना? अब T2 निकाल लेगा, कैसे निकालेगा T2? या तो इन दोनों के बीच में लगा दे, या इन दोनों के बीच में लगा दे। मैं इन दोनों के बीच में लगाता हूं, तो बताओ क्या लगाऊं इन दोनों के बीच में? साकिब, T2 माइनस 18 अपॉन RTH3। वेरी गुड, इज इक्वल टू IH, जो हीट करंट होगी IH इज इक्वल टू T2 माइनस 18 बटे RTH3। RTH3 कितना था? 2R0 बटे 3, और IH की वैल्यू 84 बटे R0 थी, और इससे ये कट जाएगा, ये 84 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, R0 माइनस 18 अपॉन 2, 8 4 दूनी 8 और दूनी 16 और 3, और T2 माइनस 18। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे, 3 पंजे 15 और 3 छेंग 18, 56 इज इक्वल टू T2 माइनस 18 इंप्लाइज दैट T2 इज इक्वल टू 56 प्लस 18 और 70 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। काजल, समझ में आया बेटा आपको ये? यस सर। वेरी गुड। मतलब सही सवाल है ये, ऐसा नहीं है कि हो गया सर। और बताओ सर, और तो हो गए सर इसके। वेरी गुड। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, है ना? तो रेडिएशन कन्वेक्शन हम लिखते हैं, है ना? देखते हैं इसमें क्या है। कर लिया करो, देखो इतने अच्छे से समझाता हूं मैं, तो पढ़ लिया करो। एक्सरसाइज की थी साकिब, एक्सरसाइज की थी भाई? अरे यार करना था ना। अंकित तूने की थी बेटा? सागर
यस सर। हाँ, एक्सरसाइज क्या करो। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, थर्मल रेडिएशन, है ना। थर्मल रेडिएशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें, थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। ये है, मैं लिखा देता हूं इसमें। यार ये थर्मल रेडिएशन लिख लो, बोर्ड पे लिखो। मैं थोड़ा थ्योरी लिखाऊंगा इसमें, थ्योरेटिकल भी है बेटा, थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसमें, है ना। तो थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ेगा। लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is heated then it radiates energy in the form of electromagnetic wave. This phenomena is called radiation, and energy emitted is called radiant energy, or simply radiation. रेडिएंट एनर्जी कहलाती है, या रेडिएशन भी कह सकते हैं। वर्षा, इसमें एक बार भी हावी लिख लिया। For example, the heat energy coming from sun is electromagnetic radiation. रेडिएशन को, एक तो रेडिएशन ये फिनोमिना है ही, और रेडिएशन एनर्जी को भी रेडिएशन ही बोल देते हैं, ध्यान रखना। रेडिएशन तो एक फिनोमिना है और रेडिएंट एनर्जी है, लेकिन रेडिएंट एनर्जी को हम रेडिएशन सिंपली भी बोल देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। हाँ भाई, जब लिख लो तो बता देना मेरे को। कल को भी आएगा तो आज में मर जाना। इसकी पहली प्रॉपर्टी लिखो, every body
एक्सेप्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन को छोड़कर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर radiates radiation in atmosphere continuously। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक बॉडी, बहुत इंटरेस्टिंग वे है ये पढ़ाने का, मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे ऐसा लगता है फर्जी लेकिन है। प्रत्येक बॉडी, चाहे ये पेन हो, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे ये कागज हो, हर एक बॉडी दुनिया में जितनी भी है, लेकिन उसका टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं होना चाहिए। 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस को छोड़ के इससे ऊंचे तापमान पे प्रत्येक बॉडी, ये बॉडी इस एटमॉस्फेयर में रेडिएशन इमिट कर रही है। एट एनी टेम्परेचर रेडिएट्स रेडिएशन इन एटमॉस्फेयर कंटिन्यूअसली, लगातार ये एटमॉस्फेयर में रेडिएशन निकाल रही है। Heat is transferred. Heat is transferred heat is transferred in three state of matter through radiation, है ना। लिक्विड हो, गैस हो, चाहे सॉलिड हो, रेडिएशन जो है वो तीनों अवस्थाओं में होता है, तीनों स्टेट्स में होता है। तीसरा, रेडिएशन, ऐसे लिखेंगे, रेडिएशन एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो, रेडिएंट एनर्जी emits in the form of thermal radiation, whose wavelength
whose wavelength ranges 7,800 angstrom to 7 into 10 की पावर 6 angstrom, which is present in infrared region of spectrum. कहने का मतलब बोर्ड पे देखो, इसे लाइन को पढ़ लो। क्या जो रेडिएंट एनर्जी है वो थर्मल रेडिएशन यानी थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलती है और उसकी वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉन से 7 into 10 की पावर 6 तक होती है, जो कि ये तो विबग्योर है, ये तो 400 से 700 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन होता है। इधर होता है इंफ्रारेड रीजन और इधर होता है अल्ट्रावायलेट रीजन। तो जो थर्मल रेडिएशन है वो इंफ्रारेड रीजन में प्रेजेंट होता है और उसकी वेवलेंथ 7800 से दिस मच अमाउंट तक होती है। लिख लिया भाई? जब लिख लो तो बता देना, तेजी से लिखो। लिख लिया सर। 5 बार लिख लिया सर। देखो, रेडिएंट थर्मल रेडिएशन follows all the laws of light, that is reflection, refraction, interference and diffraction and polarization। कहने का मतलब कि जो थर्मल रेडिएशन होता है, थर्मल रेडिएशन लाइट के सभी रूल्स लॉस का फॉलो करती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यानी कि थर्मल रेडिएशन में रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन भी होता है। इंटेंसिटी, ये क्या है? इंटेंसिटी। ध्यान से देखो क्या लिखा है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करती है,
यदि पॉइंट सोर्स से रेडिएशन हो रहा है तो इसकी इंटेंसिटी डिस्टेंस के बढ़ने पर 1/r² के प्रोपोर्शनली डिक्रीज हो जाएगी पॉइंट सोर्स के लिए। और यदि ये लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स ऑफ रेडिएशन है, तो इसकी इंटेंसिटी 1/r के यानी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चेंज होगी। हो गया सर। ठीक है, ये है। अब लिखो नेक्स्ट। तो ये तो था थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन क्या होता है और उसके गुण क्या क्या होते हैं। स्ट्रेट लाइन में चलता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में होता है। इसकी वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम से 7 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दूसरी बात, हर एक बॉडी परम शून्य ताप को छोड़कर यानी 0 केल्विन को छोड़कर हमेशा एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअस रेडिएट करता रहता है पॉइंट सोर्स के। और हाँ, ये लाइट के सभी नियमों का पालन करता है थर्मल रेडिएशन, और ये पॉइंट सोर्स के लिए ऐसे परिवर्तित होता है, लाइन सोर्स के लिए ऐसे परिवर्तित होता है। सही है। तो ये प्रॉपर्टीज थी थर्मल रेडिएशन की। अब देखो इंसिडेंट रेडिएशन एट सरफेस, एट आएगा, इंसिडेंट रेडिएशन एट सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, ये ऑब्जेक्ट है, कोई रेडिएशन इंसिडेंट करते हो ऐसे करके, ये है ना, तो ये हो जाएगी, जो मान लेते हैं Q टोटल एनर्जी रेडिएट हो रही है ऐसे करके, रेडिएट हो रही है। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये पदार्थ एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ एनर्जी जो है ऐसे करके इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? ये तो एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। तो जो टोटल एनर्जी है ये इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी। तो Q इंसिडेंट को Q मान लेते हैं इसे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या हो जाएगा, QA प्लस QR प्लस QT। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बात? टोटल इंसिडेंट एनर्जी में से एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बची कुछ ही बाहर निकल जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। यदि मैं इसे QA को QT अपॉन क्यूब लिख दूं, Q से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, ART। दिस इक्वेशन नंबर 1। बोर्ड पे देखो, व्हाट इज A? A इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड
absorbed to the incident energy, और इसे क्या बोलते हैं, एक को इसे ओके बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, absorption coefficient is the ratio of energy absorbed to the incident energy, है ना। और इसे बोलते हैं R, QR अपॉन Q इंसिडेंट, इंसिडेंट लिख देता हूं मैं, रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी, सही है। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और T को बोलते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिट, QT अपॉन Q, सही है बात। सही है, वेरी गुड। इसमें इसे आगे मैं और लिख देता हूं थोड़ा सा, अरे यार जो ये QA अपॉन Q इन है, इसे एब्जॉर्प्टिक पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, QA अपॉन Q इन इंटू 100 को हम 100%, इसे एब्जॉर्प्टिक पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर, सही है, एब्जॉर्प्टिक पावर भी बोलते हैं। आई बात समझ में। और इसे देखो, इसे रिफ्लेक्टिव पावर क्या हो जाएगा, QR अपॉन Q इंसिडेंट इंटू 100, और ट्रांसमिटेड पावर क्या होती है, ट्रांसमिटिव पावर इज इक्वल टू QT अपॉन Q इन इंटू 100%, में हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात। देखो इसे बनाएंगे हम, Q इन if
हाँ भाई, बोर्ड पे देखना, ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड। यदि ए और टी जीरो है, ए और टी जीरो हो गए, ए और टी जीरो हो जाएंगे तो आर कितना हो जाएगा 1, है ना। आर क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या है सागर, बता मेरे को। 100 जूल आई, इसमें से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करी और कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करी, सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर दी, तो आर कितना हो जाएगा इसका 1। और ऐसी बॉडी को कहते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टर। क्या बोलेंगे, परफेक्टली रिफ्लेक्टर। बोर्ड पे देखो भाई, आपकी बाहर मान लिया 100 जूल इस पे एनर्जी इंसिडेंट हुई, एब्जॉर्ब भी कुछ नहीं करा, रिफ्लेक्ट भी कुछ नहीं करा, सारी की सारी 100 जूल एनर्जी ट्रांसमिट कर दी, तो ए और आर क्या हो जाएगा 0, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन 0 हो गया, सारा का सारा ट्रांसमिट हो गया। तो ऐसो को क्या बोलेंगे, बॉडी इज परफेक्टली ट्रांसमीटर। हाँ भाई, लास्ट में इफ r इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, तो a क्या जाएगा 1। देखो r और t 0 तो a बराबर 1, यानी कि 100 जूल एनर्जी इंसिडेंट की, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, कुछ भी ट्रांसमिटेड नहीं हुई, सारी की सारी इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना जाएगा 1, तो इसे क्या बोलेंगे हम, परफेक्टली एब्जॉर्बर, परफेक्टली एब्जॉर्बर। और जो बॉडी परफेक्टली एब्जॉर्बर होती है वो क्या कहलाती है, बताओ बेटा। ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी नहीं, आइडियल ब्लैक बॉडी। हो गया भाई, तो हेडिंग डाल लो, यस सर। आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी, a body which absorb all the
thermal radiation whatever the wavelength is, आइडियल ब्लैक बॉडी, ऐसी ब्लैक बॉडी, ऐसा बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, चाहे उसकी वेवलेंथ कुछ भी हो, आइडियल ब्लैक बॉडी कहलाती है। इसके लिए ROT 0 और A क्या होता है 1 होता है। हाँ भाई, एग्जाम्पल बता सकते हो आइडियल ब्लैक बॉडी के? एग्जाम्पल सर काजल, सन, दूसरा भट्टी, फर्नेस एट हाई टेम्परेचर, तीसरा काजल को क्या कहते हैं? काजल को अबे इंग्लिश में काजल को तो काजल ही कहते हैं, है ना। काजल के लिए जो आंखों में डालते हैं ना वो ब्लैक, उसके लिए 0.96 होता है, जबकि एक प्लेटिनम ब्लैक एक सब्सटेंस होता है, उसके लिए एब्जॉर्प्टिक पावर 0.98 होती है। नहीं आई बात समझ में? बोर्ड पे ध्यान से देखो। तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो नहीं है काजल, लेकिन हम बना देंगे, है ना। कैसे बनाएंगे? फेरीज ब्लैक बॉडी। कैसे? फेरीज ब्लैक बॉडी, ये आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी है। हेलो हेलो, हाँ भैया, मैं शाम को कितने बजे मिलोगे आप? अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगा, है ना। ठीक है ठीक है। फेरीज ब्लैक बॉडी कॉपी करो इसे, फिर मैं फेरी ब्लैक बॉडी बताता हूं। ओके सर। सही है, बोर्ड पे देखो। फेरीज ब्लैक बॉडी क्या होती है कि एक हम चैम्बर ले लेते हैं ऐसे करके, है ना, ये चैम्बर ऐसे, और इसमें एक छोटा सा हम छेद खोल देते हैं। दूसरा, इसके अंदर वाली साइड पे हम क्या लगा देते हैं? एक ब्लैक एब्जॉर्बर लगा देते हैं, या तो प्लेटिनम ब्लैक लगा देंगे या काजल लगा देंगे, और इसे इसकी अंदर की सतह को क्या कर देंगे? हम काले काले मटेरियल से पोत देंगे। नहीं है बात समझ में? क्या कर देंगे? पोत देंगे अंदर वाले से ऐसे। और यहां पे जैसे ही एक थर्मल रेडिएशन यहां पे आता है, तो यहां पे क्या लगा रहता है? यहां पे इस टाइप का एक रिफ्लेक्टर लगा रहता है ऐसे। तो जब रेडिएशन आएगा ऐसे आएगा,
सुनो ध्यान से, जब ये रेडिएशन आएगा तो इसमें से 9 यदि आपने काजल लिया तो इसका 0.96% यानी कि 100 जूल एनर्जी आई। तो यहां पर ये काला काला है ना, ये 96 जूल एनर्जी तो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और 4 जूल एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहां पर फिर से ये करेगा। अब 4 जूल का यहां पे तो 96 जूल एब्जॉर्ब हो गई और यहां पे बची 4 जूल, और 4 जूल का भी 96% एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब तो बहुत कम बचेगी, फिर उसका 96% एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर उसका 96, और फिर उसका 96, फिर उसका 96, तो बचा ही कहां। एक बार एनर्जी इसके अंदर घुस गई, सारी की सारी इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो ये क्या हो गया, परफेक्टली आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होगी। ये क्या है, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी, फेरी ब्लैक बॉडी ये होता है। और ये जो मटेरियल होता है ये क्या होता है, काजल या प्लेटिनम ब्लैक। ये एक बार एनर्जी घुस गई, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी बन गई है। तो सर काजल कार्बन ही तो होती है। हाँ, ये तो केमिस्ट्री में देखो, तुम देखो क्या होता है ना, कार्बन ही होता है वैसे तो। अब पता नहीं कौन सा कार्बन होता है, फिजिक्स में कोई नहीं पूछेगा। लैंप ब्लैक कार्बन होता है, अरे लैंप पे जम जाता है ना, जो आग वाला होता है वो। हाँ हाँ, वो वाला होता है शायद। चलो जो भी है, वो फिजिक्स में तो कोई किसी ने पूछा नहीं आज तक। हाँ पता होने चाहिए मेरे को, लेकिन ये बात है, लेकिन मेरे को नहीं पता है ना। वो काजल तो वही है जो शाही वही होती है ना, जो लैंप पे जम जाती है ऊपर। अब कौन सा कार्बन होता है ये नहीं मेरे को पता उसमें, है ना। प्लेटिनम ब्लैक मेरे को तो याद है ऐसे काजल, लेकिन काजल के लिए 0.96, प्लेटिनम के लिए 0.98 होता है।
हो गया सर। Okay. Next. Prevost theory of heat exchange. Prevost's theory of heat exchange. लिख लो पहले। मैं प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज आपको बता देता हूं क्या है कि अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज everybody at all the temperature except 0 Kelvin radiate radiation और radiant energy, radiation भी बोल सकते हैं और radiation energy बोल सकते हैं, and at every temperature except 0 Kelvin it absorb radiation from nearby object or
atmosphere. Therefore at every temperature heat exchange between object and nearby objects or atmosphere takes place. क्लियर है क्या बात? ऐसे कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर कुछ भी हो, जैसे मान लिया बॉडी है, ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, तो ये क्या करता रहेगा? रेडिएट करता रहेगा, रेडिएट करता रहेगा, ऐसे करके। बोलो, साथ में अगर जो ये पेन रेडिएट कर रहा है तो अपने एटमॉस्फेयर से, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से ये एब्जॉर्ब भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता रहता है, हीट एब्जॉर्ब होती रहती है। जैसे डस्टर है, ये डस्टर है, ये रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन या एनर्जी अपने अंदर से लगातार निकाल रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ ये अपने एटमॉस्फेयर से, जैसे कागज से ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, इस पेन से जो रेडिएशन इसमें निकल रहा है ये एब्जॉर्ब भी करता है, रेडिएट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, रेडिएट भी करता है। क्या? Therefore at every temperature there is heat exchange, हीट का आदान प्रदान होता रहता है between objects and nearby objects और atmosphere takes place. सर जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और रिलीज हो रही है इक्वल होगी? वो मैं बताऊंगा अभी। वो इसने बता दिया कि करना है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है और रिलीज भी कर रहा है, ये बात अलग है। कितनी है, इक्वल नहीं है, वो मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कॉपी कर लो तो बता देना। हाँ भाई, रेट ऑफ रेडिएशन, किसी बॉडी में से जो रेडिएशन हो रहा है, ये रहा रेडिएशन हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ऑफ बॉडी है ना कितना है, उसकी सरफेस पर और एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका जो एरिया है, सरफेस का मतलब है नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस का मतलब क्या है? सरफेस की नेचर पर निर्भर करेगा एंड इसके एरिया पे निर्भर करेगा। लेकिन रेट ऑफ रेडिएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस। आ गई बात समझ में? जैसे यहाँ टीबी है और इसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है? टीए, तो इसमें से जो रेडिएशन हो रहा है, ये जो रेडिएशन हो रहा है, इट इज नॉट डिपेंड, इट डिपेंड्स अपॉन टीबी, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। समझ में आई बात भी नहीं?
रेड से निकलेगी, जेड से अब्जॉर्ब करेगी। नहीं, इसमें से जो रेडिएशन एनर्जी निकल रही है वो एटमॉस्फेयर और बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस पर निर्भर नहीं करती। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कुछ भी हो, इसमें से तो हीट निकलेगी निकलेगी। वो किस पे डिपेंड करेगी? इस बॉडी के टेम्परेचर पर, इस बॉडी की सरफेस की नेचर पर और इस बॉडी के एरिया पर। टेम्परेचर डिफरेंस पर ये रेडिएशन जो निकल रहा है इसमें से वो डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब, ये पेन है, इसका टेम्परेचर T है, TB, B फॉर बॉडी है, इसमें से रेडिएशन होगा ही होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके टेम्परेचर पर, इसकी सरफेस की नेचर पर और इसका जो सरफेस एरिया है उस पर। वो डिपेंड नहीं करेगा। रेडिएशन एनर्जी जो होगी, वो जो निकल रही है, वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगी, है ना, उसके डिफरेंस पर। चाहे आप इसे रेगिस्तान में रख दो 50 डिग्री सेल्सियस पर, या इसे कश्मीर में ले जाओ ठंडक में, इसमें से जितनी एनर्जी निकलनी है वो निकलेगी ही सही। क्लियर है क्या बात? समझ में नहीं आ रही होगी अभी बात? नहीं? हाँ, अभी मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। चुप नहीं रहो तुम, चुप नहीं रहो। शोर मचाते रहते हैं बच्चे। देखो यार, ये तो जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। कर लिया था कॉपी। देखो इधर, बाकी तो नेटवर्क चले गए सर, सब भाग गए। भाग गए क्यों भाई? उनके नेटवर्क चले गए। मैसेज आया था उनके तक कि नेटवर्क बंद हो गए एकदम। चलो कोई बात नहीं, तो वो तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूं, इसे देख लेंगे। देखो, इफ TB is the temperature of body, TS temperature of surrounding, है ना, ऐसे। तो फर्स्ट केस है, मान लेते हैं ये TB है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, और फर्स्ट केस में इफ बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो इसमें से रेडिएशन भी होगा। ये ना, रेडिएशन, रेडिएशन तो होता ही रहता है, ये रेडिएशन भी होगा, लेकिन साथ में एब्जॉर्प्शन भी होगा। नहीं होगा एब्जॉर्प्शन? लिखा है ना प्रीवियस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज से, बॉडी रेडिएट भी करेगी और एब्जॉर्ब भी करेगी, लेकिन इसका टेम्परेचर है ज्यादा और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर है कम, तो रेट ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ कैसे, रेट ऑफ इमिशन, इमिशन बोलेंगे, रेट ऑफ इमिशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ इमिशन, इमिशन का मतलब इमिट करना, इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये बताओ, बॉडी ठंडी होगी या गर्म होगी उस केस में? गर्म होगी। अरे ठंडी होगी। टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल डाउन, ठंडी हो जाएगी। इसमें से निकल तो ज्यादा रही है, देखो मैंने लंबे तीर बनाए हैं निकलने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए छोटे तीर बनाए हैं, नहीं तो निकल ज्यादा रही है हीट और एब्जॉर्ब कम हो रही है। रेट ऑफ इमिशन ज्यादा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल डाउन, बॉडी ठंडी हो जाएगी।
हाँ भाई, सेकंड, इफ टीबी इज लेस देन टीएस, इस केस में क्या होगा, मैं यहां पे लिखता हूं, इफ टीबी इज लेस देन टीएस, क्या होगा भाई इस केस में बताओ, कि बॉडी रेडिएट तो करेगी, बॉडी रेडिएट तो करेगी, लेकिन एटमॉस्फेयर से सेम टाइम पे एब्जॉर्ब भी करती है। बोलो, एब्जॉर्प्शन अब की बार ज्यादा होगा और इमिशन अब की बार कम होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा बॉडी का, बोलो, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। हाँ, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, पी आता है या पी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इमिशन, टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल इंक्रीज। करो कॉपी। हो गया सर। देखो अभी से अच्छे गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमीटर, स्टेटमेंट पता सही है ना? यस सर। गुड एब्जॉर्बर, एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते, हाँ हाँ बताइए। मैं जब लॉकडाउन खत्म होगा तभी करेंगे। अच्छा, हाँ हाँ, देख लो आपकी इच्छा है ना? हाँ हाँ हाँ। शैलेंद्र, क्या हुआ? ठीक है, ओके ओके। उनका क्या नाम? हाँ भाई, उनका क्या? देखो, गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमीटर बट बैड रिफ्लेक्टर, इसे ध्यान रखना हमेशा। गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमीटर बट बैड रिफ्लेक्टर। नहीं है बात समझ में? स्टेटमेंट क्लियर है भाई? नहीं, जो एब्जॉर्ब करता है वो इमिट भी करेगा, लेकिन जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो रिफ्लेक्ट कहां से करेगा? सही है।
किरचॉफ लॉ से प्रूव करेंगे। अब लिखो, इसे भी हटा देता हूं मैं स्टेटमेंट को। ये लिखो, इमिसिव पावर, EMM, इमिसिव पावर देखो, जैसे ये इसका जो एरिया है, मान लेते, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं मैं ना डेफिनेशन, ये इसका एरिया कितना है A, और इस पे जो एनर्जी इंसिडेंट होती है U एनर्जी इंसिडेंट होती है ना। नहीं, इमिसिव पावर लिख लिया तो इमिसिव लिख लो, तो एरिया A है और इसका टेम्परेचर कितना है T, तो इसमें से इमिसिव के लिए क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो मान लिया U एनर्जी इसकी क्या होती है, U एनर्जी रेडिएट होती है, एनर्जी इमिट होती है, U एनर्जी इमिट होती है, एरिया A है ना। तो और टाइम T में इमिट होती है मान लिया, तो क्या होगी, इमिसिव पावर of this surface is E एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये होती है किसी बॉडी की सरफेस से एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी निकल रही है, वो उसकी क्या कहलाती है, इमिसिव पावर कहलाती है। क्या, एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम इमिसिव पावर कहते हैं। जो इसकी यूनिट की बात करें हम, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, सही है। और जूल पर सेकंड को हम वॉट भी लिख सकते हैं। जूल पर सेकंड को क्या लिख लेंगे, वॉट। जूल पर सेकंड को लिख लेंगे हम वॉट पर मीटर स्क्वायर। It depends upon temperature of body. Second, temperature body and nature of surface. बॉडी के टेम्परेचर पर और सरफेस के नेचर पर निर्भर करती है। For ideal black body, it is represented by EB। EB से आप निर्भर करते हो। अरे यार, हो गया सर। ठीक है। ये है। अब लिखो दूसरा, ये तो इमिसिव पावर हो गई। दूसरा होता है, मैं यहां से साफ कर देता हूं, है ना,
यहां से लिखो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर को ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। बोर्ड पे देखो, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होती है कि मान लीजिए सरफेस है, ये क्या है सरफेस, इस सरफेस से एनर्जी रेडिएट होती है। आई बात समझ में? ये मान लिया कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T, है ना, और इसमें से रेडिएट एनर्जी हो रही है। तो जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कहते हैं किसी लैम्डा पे, वो क्या होगी, यहां पे वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में, लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में जो एनर्जी रेडिएट होती है उसे क्यू लैम्डा बोलते हैं। यू इसे क्या बोल देंगे हम, चलो क्यू लैम्डा बोल देंगे, जो एनर्जी रेडिएट होती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और डिवाइडेड बाय डी लैम्डा। डी लैम्डा क्या है, एलिमेंटल चेंज इन वेवलेंथ। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय डी लैम्डा को हम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ई लैम्डा बोलते हैं। सही है, इसे एक बार लिख लो। और इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट ऑफ ई लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और डी लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, यानी कि जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा, वॉट पर मीटर क्यूब। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की यूनिट वॉट पर मीटर क्यूब होती है। लिख लिया सर। एक और डिप्लोमा में इसमें देख लेता हूं। सही है भाई, ये है। अच्छा, बोर्ड पे देखो, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन एनर्जी होती है, जो इमिशन रेडिएंट होती रहती है, इसमें क्या है, सभी वेवलेंथ होती हैं। बोर्ड पे देखना एक बार, इसमें से क्या हो गया है, 7800 एंगस्ट्रॉम से 7 × 10⁶ एंगस्ट्रॉम तक एनर्जी रेडिएट हो रही है। जैसे ये है पेन, समझे, इस पेन में जो रेडिएशन एनर्जी है उसकी वेवलेंथ की रेंज क्या है, बताओ भाई। उसकी वेवलेंथ 7800 से इतने तक है। ये कागज है, ये रेडिएट कर रहा है, इसमें से रेडिएशन, सभी प्रकार का रेडिएशन निकल रहा है इसमें से, सभी वेवलेंथ का। समझ में आई बात? लेकिन इसमें से कुछ वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है, कुछ वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन कम रहता है, लेकिन एनर्जी सभी वेवलेंथ की निकलती है। जैसे कि यहां देखो, यदि मैं एनर्जी पर यूनिट लैम्डा और लैम्डा के बीच ग्राफ बनाऊं ऐसे करके, है ना, तो एनर्जी क्या निकलेगी, सभी टाइप की वेवलेंथ निकलेगी। मतलब 0 से बना लो चाहे आप इसे, है ना, 0 की भी निकलती है, 0 से इनफाइनाइट तक निकलती है। जैसे 0 से भी कम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 7800 है, 0 से लेके लैम्डा इनफाइनाइट, बहुत बड़ा हो गया ना ये, लगभग 0 मान लो इसके कंपैरिजन में, सभी वेवलेंथ निकलती है। तो ये जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है, ये है ई लैम्डा। तो ये क्या देता है, ई लैम्डा, अगर जो मैं इसे, इसका एरिया लूं, यहां पे क्या, लैम्डा से
डी लैम्डा के बीच में यदि मैं इसका एरिया लूं ये, तो ये एरिया कितना आएगा, जो एरिया आएगा डी ए वो आएगा, ये तो हो जाएगी ई लैम्डा, लंबाई और ऊंचाई डी लैम्डा, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। अगर जो मैं टोटल एरिया निकालूं डी लैम्डा, कहां से कहां तक, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, तो ये टोटल एनर्जी दे देता है, टोटल रेडिएटेड एनर्जी, टोटल रेडिएटेड एनर्जी। क्लियर है क्या बात? ऐसे लिख लो इसे, मैं आपको मुंह जवानी बता देता हूं, लिखाऊंगा बाद में क्या, कि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर, चाहे ये पेन या कागज क्यों ना हो, सभी प्रकार की वेवलेंथ को इमिट करता है। कुछ वेवलेंथ की एनर्जी ज्यादा होती है, कुछ की कम, लेकिन होती है सबकी। तो यदि मैं लैम्डा वेवलेंथ को कंसीडर करूं, डी लैम्डा एलिमेंट वेवलेंथ कंसीडर करूं, तो जो इसका एरिया होगा ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा हो जाएगा। तो यदि टोटल एनर्जी निकालनी है आपको, तो आप स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका टोटल एरिया जो देगा टोटल रेडिएंट एनर्जी दे देता है।